स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल 48 और 22। ये दो आंकड़े आज बहुत जरूरी हैं। दिल्ली चुनावों के नतीजे आए हैं और बधाइयां दो धड़ों को जाती है। एक बधाई जाती है बीजेपी को इस विक्ट्री के लिए, इस जीत के लिए, और एक बधाई जाती है कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचा लेने के लिए और फ्यूचर को प्लान कर लेने के लिए। लेकिन आंकड़े सिर्फ 48 और 22 नहीं है, कुछ और भी आंकड़े हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जो कि है वोट शेयर के। आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट मिले हैं टोटलिटी में। बीजेपी को 45.56%। बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, 2-2.25 का ये मार्जिन है। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है 6.34%। कहने का मतलब यह है कि जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन मैंने आपसे कहा था कि क्लासिकल केस ऑफ क्लास डिवाइड है, और वो क्लास डिवाइड हुआ है। आप बीजेपी की विक्ट्री में यह भी मानकर चलिए, अगर आप मुस्लिम इलाकों को देखेंगे कि जो मुस्लिम वोट बटे उसमें से अच्छा खासा शेयर 10 से 12% के आसपास अगर बीजेपी के खाते में नहीं जाता तो नतीजे उस तरह के नहीं होते जिस तरह के नतीजे आए हैं। चौंकाने वाला रिएक्शन रहा अरविंद केजरीवाल का। यह भी अपने आप में पहली बार है कि किसी दल ने हार के बाद ठीकरा आयोग और ईवीएम पर नहीं फोड़ा, लेकिन यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक सीमित रहा। उन्होंने यह साफ कर दिया कि वो राहुल गांधी की राह पर नहीं चलेंगे, लेकिन बाकी के आम आदमी पार्टी के चेहरे उसी राह पर चले और ईवीएम पर भी हार का ठीकरा फोड़ते नजर आए। ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का वादा कर आए व्यक्ति की ये स्थिति शायद इसलिए बनी क्योंकि ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स शायद एक लंबे वक्त के बाद लोगों को उनमें नजर नहीं आई। लेकिन फिर भी ये नतीजे क्या कह रहे हैं, आज उसी पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ राय सिंह गोदारा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, महिपाल महला बीजेपी प्रवक्ता हैं, और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक। कुछ और गेस्ट भी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत एकलव्य में आपसे कर रहा हूं। थोड़ा सा जैसे नहीं वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है उस टाइप का थोड़ा सा राउंड खेलते हैं। इज दिस अ लैंडस्लाइड विक्ट्री? क्या ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है? क्यों? इसलिए कि देखिए, मैं समझता हूं कि इसको एक तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि जो लोकसभा 2024 के जो चुनाव हुए उस समय जिस तरह से मतलब रिजेक्ट कर दिया गया था दिल्ली में नहीं बीजेपी को ओवरऑल जो, लेकिन दिल्ली में नहीं ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन दिल्ली ओवरऑल जो मतलब बीजेपी को, और देखिए बीजेपी को अभी तो विधानसभा के चुनाव लड़ रही थी ना, जहां हर बार डेसिमेट होते आई है, 27 साल से पावर में नहीं आई, तो एक तरह से उसको डेसिमेट कर दिया गया था कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं, जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स थे जैसे कि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड तो और दिल्ली, तो बारिंग झारखंड आई थिंक बीजेपी ने मतलब एकदम एक्सपेक्टेशंस के एकदम, जिसे कहते हैं कि चाहे आप एग्जिट पोल्स उठा लें, चाहे बड़े बड़े विश्लेषकों को जो उन्होंने सोचा वो उठा लें, बीजेपी ने एकदम उसके कॉन्ट्रास्ट में परफॉर्म किया है। लेकिन वोट शेयर 45.56, नॉट मोर देन 50%। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको एग्जैक्टली लैंडस्लाइड तो अपन अभी फिलहाल तो नहीं कह सकते। हाँ, वो जो वोट बटा है उसका फायदा जरूर बीजेपी को मिला है। मैं इसको इस तरह से समझता हूं कि ऑब्वियसली जो आम आदमी पार्टी को जो वर्डिक्ट मिलते रहा है लास्ट 2 बार, उतना बड़ा तो लैंडस्लाइड नहीं है। हाँ। लेकिन आप ये देखें कि मतलब दिल्ली की जनता का अगर आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों से, एक मेरे ख्याल से 93 का चुनाव अगर छोड़ दें तो दिल्ली की जनता हमेशा एक क्लियर माइंडेड देती रही है, और ये इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ये भी काफी स्पष्ट मैंडेट है। ठीक है। एक खास बात और है, ये अंतर भी समझना होगा कि बीजेपी चुनाव हारने के बाद एक्सक्यूज नहीं देती है, इंट्रोस्पेक्ट करती है। खास बात यह भी है कि इस पूरे सफर में अरविंद केजरीवाल के आसपास से विचार करने वाले लोगों की संख्या काफी कम होती चली गई और धीरे धीरे पूरी तरह से हट गई। लेकिन आरएसएस ऐसी नहीं है। कांग्रेस में कोई ये नहीं बोल सकता कि यहां पर ये गलत है, यहां पर ये आपको सुधारना पड़ेगा। आरएसएस ऐसा कर सकती है और बीजेपी उसे फॉलो कर लेती है। इसका भी एक बड़ा एग्जांपल दिल्ली में हमें देखने को मिला। राय सिंह गोदारा जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या मैं पहले भी कह रहा हूं कि बधाई तो आपको भी बनती है क्योंकि आपने अपना फ्यूचर सिक्योर किया है, खासकर दिल्ली में, लेकिन वही मोमेंटम आप जारी रख पाएंगे? आप इस नतीजे से ओके हैं? क्योंकि मुझे लगा था कि कम से कम 2 के आंकड़े तक तो आपका वोट शेयर पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाया। निश्चित तौर पे हमको लगता था कि हम शायद 2-3 सीट हम ग्रैब कर सकते हैं, और हमारी उम्मीद थी कि 4.3% जो पिछले इलेक्शन के अंदर हमको वोट मिले, हमको उम्मीद थी कम से कम हम उसको डबल करेंगे। नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, असल में ये तो एक जिसको कहना चाहिए कि प्री डिसाइडेड मामला था सारा का सारा। और बेसिकली फंडामेंटली मैं आपको एक बात कहूं कि ये जो पार्टीज हैं, प्री डिसाइडेड मतलब क्या? ये रिजल्ट कैसे? मैं बता रहा हूं ना आपको, आप सुनो तो मेरी बात सुनोगे तो पता समझ आएगा आपको। अन्ना के आंदोलन के अंदर 2 नेताओं की उत्पत्ति हुई
उस आंदोलन के अंदर बेसिकली वो आंदोलन जो है वो उस समय की तत्कालीन हमारी जो यूपीए की सरकार थी उसके खिलाफ एक हुआ खड़ा किया गया, झूठे आंकड़े प्रेषित करके कैग के द्वारा, और तमाम तरह की इस तरह के एक वातावरण बनाया गया देश के अंदर, जिससे क्या हुआ कि एक ऐसा माहौल बना जो महंगाई बढ़ी। उससे यूं लगा कि कांग्रेस वाले तब कैग किसके पास थी? उस अन्ना हजारे के वो बाद जो कैग भी किसके थे, पास थी? जो भी थे, सरकार कांग्रेस की थी, मैं मानता हूं, है ना? लेकिन जो कैग थे वो, और अन्ना हजारे का आंदोलन लोकपाल के लिए था, सर, आपके भ्रष्टाचार के लिए नहीं था। मेरी आप बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, आप बीच में बोलेंगे तो मैं मेरी बात कैसे रखूंगा? एक्चुअली मैं साथ ही साथ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में साथ क्यों समझते हो आप? थोड़ा और क्या, तो पेशेंस रखो, बात सुनो। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस आंदोलन के जनक थे दो नेता। उस आंदोलन जब धीमा पड़ा तो आरएसएस ने भेष बदल करके उस आंदोलन को सपोर्ट किया, मतलब हाफ पैंट के ऊपर उन्होंने धोती पहन के या पाजामा पहन करके उसको सपोर्ट किया और उस आंदोलन को जिंदा रखा, और उस आंदोलन को खींचते खींचते वो जाकर के पार्लियामेंट इलेक्शन तक लेकर के गए। और उस आंदोलन के बाद में वहां पर दो नेताओं की उत्पत्ति हुई। देश के प्रधानमंत्री बड़े माननीय नरेंद्र मोदी जी उस आंदोलन से, और मुझे कहना नरेंद्र मोदी, बिल्कुल जी हाँ, नरेंद्र मोदी वो उस आंदोलन का जनक कैसे? उसी के प्रोडक्ट हैं वो, आप समझिए। उस आंधी पर वो सवार हुए, ये आप कहेंगे तो मैं एक बार स्वीकार कर लेता हूँ। उसी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं वो, आप मेरी बात को सुने। ये जरूर पर वो तो गुजरात के कांग्रेस पहले से, कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा उसके प्रोडक्ट है, उस एंटी इनकम्बेंसी के प्रोडक्ट है। लेकिन कभी वो गुजरात के सीएम थे, लेकिन वो गुजरात में 12 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड पूरा करके आए। राय सिंह जी शॉर्ट में अपनी बात खत्म करें प्लीज। एकलव्य जी, देखिए पहली बात तो ये है कि मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बीच में नहीं नहीं प्लीज, आज मेरे पास समय सच में कम है, इसलिए मैं सबको समय देना चाहता हूँ। राय सिंह जी प्लीज, आप प्लीज, बात थोड़ी है, आप प्लीज शॉर्ट में अपनी बात खत्म कर दें। दोनों अपनी बात रखिए, शॉर्ट में आप अपनी बात पर आ जाइए प्लीज। समय कह रहा हूँ आपको कि अन्ना आंदोलन के अंदर दो नेताओं का उदय हुआ। आपने कह दिया, एक नेता जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने और दूसरे नेता जो केजरीवाल, वो उसी एक ही थैली के चट्टे बट्टे। मुझे कहना चाहिए कि एक ही सिक्के के दो पहलू है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये दोनों पार्टियां एक छोटा सा काउंटर सिक्के के पहलू हैं। एक छोटा सा काउंटर ये कि अगर मान भी लिया, आप जो कह रहे हैं अगर हम उसको मान भी लें तो दोनों आपस में लड़कर 22-48 का डिवाइड क्यों बनाएंगे? देखिए ऐसा वो तो 67 का डिवाइड बनाएंगे, 68 को बनाएंगे। चीजें समझने के लिए बड़े ब्रेन की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी की बात है, भी बड़े ब्रेन की आवश्यकता है। कांग्रेस में उनके साथ दो मिनट ठीक है तो एक चट्टे से आपने क्यों चट्टे बट्टे कर दिया? ठीक है, नहीं 2 मिनट आप तो राजनीतिक विश्लेषक, नहीं 2 मिनट प्लीज, प्लीज तकलीफ आपको हो रही है। नहीं राय सिंह जी, एक छोटा सा सवाल हो, ठीक, एक छोटा सा सवाल हो। ये बात जब आपको पता थी कि वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक ही आंदोलन से निकले हैं, तो उनको INDIA में आने क्यों दिया? हमसे गलती हुई और गलती कीमत मांगती है, हमने चुकाई है, इसमें क्या बात है? बल्कि मुझे तो ये कहना चाहिए कि वो उस इलेक्शन के अंदर जो पहला चुनाव था, हमारी 15 साल की हमारा शासन था वहां पे शीला दीक्षित जी का, और उस इलेक्शन के बाद में जो चुनाव आया, जिस चुनाव के अंदर आप पार्टी और बीजेपी थी, हमको बीजेपी को रोकने का उस समय हमसे भूल हुई और भूल के चक्कर में हमारा वोट था। नहीं, ये भूल भारी पड़ती है और मैं बताता हूं कैसे। आम आदमी पार्टी की ओर से मेरे साथ अब राधेश्याम उपाध्याय जुड़ चुके हैं। राधेश्याम जी आपका भी स्वागत है, और ज्योति मेरी सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रही हैं। राधेश्याम जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सारी चीजें, ये जो उल्टा चलने का रास्ता चालू हुआ वो स्वाति मालीवाल से हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जब इंडिया गठबंधन बना तो स्वाभाविक था कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसमें कांग्रेस मुख्य रूप से थी। हरियाणा में इनके नेता है वो बेलगाम, और इनके शीर्ष नेतृत्व को वो मानते भी नहीं। वहाँ आम आदमी पार्टी ने 5-7 सीटें मांगी है और इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो सरकार 20 सीट चाहिए थी। नहीं कंप्लीट करें। तो क्या उन्होंने वहां पे सरकार बनाई? अब उसका रिएक्शन ये हुआ कि दिल्ली के अंदर भी वही हुआ। नहीं, पर दिल्ली में उससे पहले स्वाति मालीवाल केस उससे पहले आ चुका था। क्या AAP के डाउनफॉल का कारण स्वाति मालीवाल नहीं बनी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। स्वाति मालीवाल ऐसा कुछ नहीं है। देखो, दिल्ली की जनता ने जो जनादेश हमें दिया, हम उसको सहज स्वीकार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 27 सालों बाद सत्ता में आने पर हम उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको लगता है अब आम आदमी पार्टी का भविष्य बचा है? आपको लगता है आम आदमी पार्टी का भविष्य बचा है? बिल्कुल, विपक्ष की जिम्मेदारी हमें मिली है।
ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। हम दिल्ली की सदन में बैठेंगे भी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की जनता ने हमें बिल्कुल नकार दिया। नहीं, लेकिन जिन 16 लोगों को पैसे मिलने की बात आप कल तक कर रहे थे, हो सकता है वो 16 लोग हट जाए, आपकी संख्या नगण्य हो जाए। अब देखिए, मैं आज ये नहीं कहूंगा कि मैं किसी प्रकार, क्योंकि देखिए हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस हार को स्वीकार किया है। अब मैं टिप्पणी करूं कि ये हुआ वो हुआ, देश तो पूरा देख रहा था कि अब इलेक्शन कमीशन हो या पूरी सरकारी एजेंसियां हो। अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा, अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल कम से कम केजरीवाल ने नहीं कहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं। अरे भाई, तो अरविंद केजरीवाल, आप कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था। नहीं, देखिए, वोट शेयर के हिसाब से आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, खराब नहीं है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल हार गए, जिन्होंने ये कहा था कि दिल्ली की जनता तय करेगी मैं भ्रष्टाचारी हूं या नहीं। अब देखिए, दिल्ली के, अब ये आपका जो सवाल है, तो वहां 40 से 42 हजार वोटों को तो भारतीय जनता पार्टी ने कैसे काटा था? इलेक्शन कमीशन ने करता था सारा काम। वोट भी तो काटे गए हैं, कितने लोगों के वोट काटे गए? क्या वो लोग वोट नहीं देते थे पहले? ठीक है, एक छोटा सा सवाल और है मेरा। लोकसभा में भी वोट दिया है और उन्होंने, ठीक है, विधानसभा में भी वोट दिया। राय सिंह गोदारा जी से एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं बीजेपी को इस डिबेट में शामिल करूंगा। राय सिंह जी, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या कांग्रेस ने एएपी से बदला लिया है, और बदला शीला दीक्षित का? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है स्वप्निल जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने हमारी जमीन थी, हमने हमारी जमीन वापस जो है लेने के लिए अपना संघर्ष किया। हमने मजबूती से इलेक्शन लड़े, हमने तमाम तरह के हमारे जो मजबूत नेता थे उनको इलेक्शन लड़वाया, और हमने, मैं समझता हूं कि हमने जो हम लेके चले, निश्चित तौर पे उसमें कई सारी एजेंसीज काम कर रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी पिछले हरियाणा के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव की बात है, जो महाराष्ट्र पैटर्न उनके पास आ गया ना, एक महाराष्ट्र का जो फार्मूला उनके पास है। एक शायरी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे याद आ रही है, उसकी रणनीति एक छोटी सी शायरी है। मुझे याद है, कभी एक थे मगर आज हम हैं जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो सवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। ये मुझे याद आई सडनली आपकी बातचीत से। लेकिन महिपाल, बधाई। और सीएम कौन होगा? ये कांग्रेस पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी है, हाँ। जहां का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमारे विधुड़ी तो नहीं होंगे, हमारे विधायक दल विधुड़ी तो नहीं होंगे, तय है। मैं किसकी कह रहा हूँ, विधुड़ी कह नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन आने वाला दिल्ली का सीएम होगा। ये भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये नहीं कि चिट्ठी किसी की है उसको फाड़ के वापस दिल्ली भेज दिया जाए। दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के विजन वहां पे भी पर्ची जाएगी जो आई थी, जो आई थी सितंबर 2022 में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो चिट्ठी लेके आए थे, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। उसको वापस वैसे के वैसे भिजवा दिया गया था, शांति धारीवाल जी की आवाज पे मीटिंग करके। दिल्ली की जनता ने जो बहुत बड़ा मैंडेट, प्रचंड बहुमत और पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है, उसके लिए तो हम दिल्ली की जनता का जितना साधुवाद करें उतना कम है। लेकिन फाइट और जो हमारा कमिंग बैक टू वोट शेयर आपका बहुत ज्यादा हमारी डिफरेंस नहीं है। आप वोट शेयर गिनाते हैं जहां पर हारते हैं। वोट शेयर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कैसे नहीं कर रहे? मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत जो मिला है, मैं सीटों की बात कह रहा हूं सर। आम आदमी पार्टी से लगभग 2 गुने से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मिला है, बहुमत से सत्ता में आने, वोट तो 2.25% ही ज्यादा मिला है सर। राजस्थान में तो 2.25 का भी डिफरेंस नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में बैठी है, मान लिया भजन लाल जी के पास कमान है ना राजस्थान की, और इतना ही मार्जिन 2018 के चुनाव में नहीं था। अशोक गहलोत जी के पास कमान थी ना, 2.25% का मार्जिन बहुत होता है सर। मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो दिल्ली की जनता ने पूर्ण और प्रचंड बहुमत दिया है, हम साधुवाद करते हैं। और ये चुनाव हमें एक और नई ऊर्जा के साथ साथ नई जिम्मेदारी का एहसास करवा रहा है कि डबल इंजन की सरकार, जो देश का दिल्ली को जो हमने वादे किए थे। एक छोटा सा सवाल तो मैं पूछ सकता हूँ, एक छोटा सा सवाल तो मैं पूछ सकता हूँ। सवाल आजकल जो एक जो मॉडर्न ट्रेंड चला है, बीजेपी का एक जो मॉडर्न ट्रेंड चला है कि वो डिप्टी सीएम बनाते हैं, क्या दिल्ली में डिप्टी सीएम की गुंजाइश निकलती है? आप समझिए, और इस बात की वैल्यू है, इस बात की वैल्यू इसलिए है क्योंकि ले दे के या तो आप जाट कार्ड खेलेंगे, या आप महिला कार्ड खेलेंगे, या फिर आप सिख कार्ड खेलेंगे। इसके अलावा शायद कोई कार्ड खोल दे तो फिर मैं भी चौंकूंगा, लेकिन मुझे लगता है इतना ही होने वाला। अभी नतीजे आए हैं। नहीं, डिप्टी सीएम हो सकता है कि नहीं? पॉसिबिलिटी, अरे पॉसिबिलिटी हो सकता है या नहीं? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हाँ। मैं ये कह रहा हूं क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, आज नतीजे आए हैं, आने वाले दिनों में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी।
पर इस चुनाव के नतीजों से जितना खुश भारतीय जनता पार्टी है, हमारे बराबर कांग्रेस पार्टी उतना ही खुश नजर आ रही है। कांग्रेस के मैं तो कह ही रहा हूँ, पिछली डिबेट में मैंने आपसे कहा था कि पहली बार बीजेपी प्रार्थना कर रही थी कांग्रेस को वोट मिले। स्वप्निल जी, मैं अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करे, जनता के मुद्दे सरकार के सामने उठाए, आम आदमी पार्टी को अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करने की मैं शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। जनता ने उनको विपक्ष में बैठाए, अपना कर्म और धर्म निभाए वो। ठीक है। कांग्रेस पार्टी जिसको लगातार 3 चुनाव में 0/0 पे, कल भी 0 थे, आज भी 0 है, 4 सीटों पे मुश्किल से जमानत बची है। 17 में से 4 सीटें जो आज नतीजे आए, मुझे नहीं पता कि क्या कौन से ऐसे हसीन सपने ले रहे हैं। तो मैंने कांग्रेस के साथी मित्र से पूछा, मैंने कहा आप इतने खुश कैसे हो रहे हो? बोले जी 2030 में जो आने वाले चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जो विपक्ष की भूमिका अदा करेगी। मैंने कहा आज चुनाव हुए हैं फाइट के हिसाब से, सीट के नंबर के हिसाब से नहीं, अब वो आपको चैलेंज कांग्रेस ही करेगी। मैं ये कह रहा हूँ सर, 0 सीट वाले जिनको कल भी 0 थी, आज भी 0 है, और आज के नतीजों में 4 सीटों पे जमानत बची है। 66 पे 2 सेकंड, ये इसको मैं आसानी से क्रॉस कर सकता हूँ। जिस स्टेट केरला में जब आप पहली सीट निकालने की स्थिति में बने, सर 0 वाले तो 0 से ही बने ना। मैं तो आपके माध्यम से कांग्रेस के मेरे बड़े भाई प्रवक्ता मित्र जो है गोदारा साहब से पूछना चाहता हूं, जिसकी सीट 0 आई है वो इतना खुश कैसे हो सकता है सर? अच्छा एक बात बताइए, आपने इतना पूरा समय कांग्रेस पर ही हमला करने में लगाया, आम आदमी पार्टी पे नहीं। पार्टी को शुभकामनाएं दी, उन्होंने जो किया है दिल्ली की जनता के साथ, उन्होंने जो जैसा किया, दिल्ली की जनता ने ब्याज सहित उनको वोट के माध्यम से वैसा रिटर्न करके। अब मेरा अपना एक एनालिसिस है जो आज, उससे पहले ज्योति एक शॉर्ट कमेंट में लेना चाहता हूं। क्या चीज चली? लूटने का काम किया था, जनता ने वोट का थप्पा लगा के। 2 मिनट मेरी बात, ज्योति क्या क्लिक किया, क्या टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें, जो क्लिक किया सबसे ज्यादा, देखिए वो क्लिक किया महिलाओं को। महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है बीजेपी पार्टी को दिल्ली की सत्ता में काबिज करने का और बीजेपी का वनवास खत्म करने का। देखिए मैं पहले भी, हमारी जब बात हो रही थी 2 दिन पहले, तब भी मैंने कहा था कि देखिए आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा की है कि महिलाओं को 2100 रुपए जो है देखिए देने का जो दावा है वो किया है, लेकिन बीजेपी ने भी किया। लेकिन बीजेपी का और दूसरा देखिए बात करें, जो गर्भवती महिला है उनको 21,000 रुपए देने का जो वादा है, जो घोषणा है, वो बीजेपी पार्टी ने किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि गर्भवती जो महिला है उसको 6 जो किट है, प्रेगनेंसी किट जो है, देखिए उसमें कई तरह के सामान रहेंगे, वो किट देने का वादा किया है। इसके साथ ही देखिए ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि अभी, यानी कि अपने भाषण में कई बार कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की जो घोषणाएं चल रही हैं दिल्ली में, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो कंटिन्यू होगी। तो ये दिल्ली की जनता को देखिए क्लिक किया। बुजुर्गों और महिलाओं के लिए जो स्कीम चल रही है, जन कल्याणकारी योजना, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, चूंकि महिला वाला एंगल ज्योति ने निकाला, मैं एकलव्य आपके पास आ रहा हूं। स्वप्निल जी, अगर 2 पॉइंट्स, शॉर्ट पॉइंट्स ऐड कर दूं, बहुत शॉर्ट में बोलना, बहुत शॉर्ट में 2 पॉइंट्स इसी में ऐड कर रहा हूं कि एक तो जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में ये कहा कि हमने दिल्ली में जो है, हमने ओवरऑल इंडिया में 4 करोड़ गरीब परिवारों को घर बना के दिए हैं। तो जो झुग्गी झोपड़ी की जो महिलाएं हैं उनको एक साथ में, उन्होंने उसके साथ में एक मैसेज और दिया था कि इन 4 करोड़ गरीब परिवारों को जो हमने घर बना के दिए हैं, उनकी जो रजिस्ट्री है ना वो महिलाओं के नाम पे है। अगर हम लॉजिकल बात करें, मैंने पहले भी जब एकलव्य ये पॉइंट उठाया था तब मैंने ये कहा था कि अगर आप देखोगे दिल्ली के हिस्से में कितने घर आए थे, तो सर दिल्ली का प्रपोर्शन भी तो देखोगे सर पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन 4 करोड़ में से 0.01% के आसपास समथिंग कुछ घर आए थे। वो गेम चेंजर नहीं हो सकते। दिल्ली की आप पॉपुलेशन ले लो, उतनी तो स्पेस है, लेकिन वो गेम चेंजर नहीं हो सकते। लेकिन महिला गेम चेंजर हो सकती है। यस, हाँ, कैन बी, यस, श्योर, 100%, वन ऑफ द पॉइंट। मैं एक बात बताता हूँ, इतना बड़ा आज महिलाओं का सेगमेंट है जो वर्किंग वुमेन है, उसी पे आज स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया। उस ट्विटर में पोस्ट में उन्होंने क्या दिखाया कि महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की तस्वीर बिना कैप्शन के साथ स्वाति मालीवाल ने पोस्ट की। इसने मुझे दोबारा रीथिंक करने पर मजबूर किया। मैंने पहले भी कहा है कि क्लास डिवाइड हुआ है, महिलाएं भी डिवाइड हुई हैं और महिलाएं अच्छी खासी संख्या में बीजेपी के साइड आई हैं। मैं यही कह रहा हूं, स्वाति मालीवाल की या तो हाई लगी अगर हम धार्मिक लिहाज से बोलें, या फिर मैं ये बोलूं कि जिस तरह से सिविक इशू को, क्योंकि जब बीजेपी भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, स्वाति मालीवाल वहां पर सिविक इश्यूज की बात कर रही थी। ये सिविक इशू एक बड़ा माहौल बनाने में कारगर रहा, महिलाओं के बीच में भी, लोअर मिडिल क्लास में भी और झुग्गी में भी।
क्या स्वाति मालीवाल केस को एएपी के लिए टर्निंग पॉइंट माना जाए? देखिए टर्निंग पॉइंट तो है ही, क्योंकि एक तो जो आपने कहा कि इससे, देखिए एक तो हमने ये बात करी कि बीजेपी ने एज कंपेयर्ड टू आम आदमी पार्टी महिलाओं को क्या क्या ऑफर करा। दूसरा क्या है कि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को कैसे डिसअपॉइंट करा। जो पूरा स्वाति मालीवाल वाला जो केस हुआ, वो मतलब शी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उनके साथ जो हुआ तो उससे जो पूरा महिला सेगमेंट है उसमें तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ ही होगा। और उसके साथ में मैं आपको बताऊं कि जो आतिशी हैं, जिस तरह से उनके लिए कहा गया कि भाई ये तो इंटरिम सीएम है, हाँ। यदि हम वापस जीतेंगे तो मैं ही सीएम Exactly, बनूंगा। exactly. बगल में कुर्सी भी दूसरी लगा इसी में के एक उनको point बिठाया ये भी गया है और कि साथ में बीजेपी करप्शन पर फोकस कर रही थी, स्वाति मालीवाल सिविक इश्यूज पर फोकस कर रही थी, और इस वजह से बीजेपी को भी सिविक इश्यूज पकड़ने पड़े, और दिल्ली को जीतने के लिए सिविक इश्यूज पर पकड़ होना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा रहा कि स्वाति मालीवाल को पार्टी ज्वाइन नहीं करवाई। नहीं, इस सिविक नहीं तो इश्यूज में गेम एक बदल और भी सकता इशू था। है स्वप्निल जी, हाँ। जो बीजेपी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रही कि इस बार एमसीडी का चुनाव जब आम आदमी पार्टी Exactly. जीत गई ना, तो लेकिन 2 वर्ष लेकिन तक उससे लेकिन इससे क्या भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो जाते हैं? क्या इससे अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो जाते हैं? अभी तो नहीं, उनको उस चीज से गुजरना तो है ही, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन फिर वोट शेयर को अगर हम देखते हैं तो उतनी बड़ी संख्या में दिल्ली ने एग्जैक्टली उन्हें भ्रष्टाचारी नहीं भी माना, ये बात भी पता चलती है। इसलिए मैं राधेश्याम उपाध्याय आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम, मैं ये बोल रहा हूं कि छवि को डेंट तो पहुंची है, और आम आदमी पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है। जिनको आप सीएम प्रोजेक्ट कर रहे थे वो हार गए, जिनके नाम पर स्वास्थ्य मॉडल दे रहे थे वो हार गए, जिनके नाम पर शिक्षा का मॉडल दे रहे थे वो हार गए, इंटरिम सीएम बच गई। कुछ तो गलत हुआ है ना? देखिए सबने, आप देखो पंजाब के अंदर भी बड़े बड़े दिग्गज हारे थे, जहां आम आदमी पार्टी खूब वोट लेकर और 92 विधायक लेकर सत्ता में पहुंची। ये कोई जरूरी नहीं है कि जनता अपना जनादेश देती है और उसको हम शायद स्वीकार कर रहे हैं। ये नहीं है कि अब उसको जनता को प्रताड़ित करके, भारतीय जनता पार्टी का तो आज तक का सिस्टम रहा है कि सरकार नहीं बनी तो इन्होंने जनता को ही पैनिक किया है, इन्होंने जनता को ही पैनिक किया है। स्वप्निल जी ये एकदम और गलत बात है। अब हम राधेश्याम भाई, इसका आधार बताइए। आज आपका राधेश्याम मुझे भाई, इसका लगता आधार है बताइए। कि चुनाव के हार के 2 मिनट, बाद महिपाल 2 मिनट। दगमगा गया। राधेश्याम भाई, जो आपने दिल्ली कहा की उसका जनता आधार ने- बताइए, मैं प्लीज एक्सप्लेन, और सुनिए, उसको मैं आधार बता- बताइए। दिल्ली की जनता ने इनको एमसीडी से निकाला, इनको सत्ता में नहीं रखा, तो इन्होंने और कितना आपको आज पैसा सत्ता से किया, निकाल दिया। सरकार को जेल में डाल दिया। आपको आज सत्ता से ये निकाल दिया। उदाहरण कम है। नहीं, यही तो महाराष्ट्र में उदाहरण इनको है कि आपको बहुमत नहीं सत्ता से मिला, निकाल तो दिया। वहां पे तांडव किया, गोवा में नहीं मिला वहां तांडव किया, चंडीगढ़ का मेयर चुनाव देख लो। ये सब भाई, ये मैं भी आपसे तो ये बोल प्रमाण रहा है हूं। क्या इनको नहीं, मानते नहीं हो? 2 मिनट। और रही बात स्वाति मालीवाल की, आप कहे कि स्वाति मालीवाल का इफेक्ट पड़ा है। अब ये देखिए कि स्वाति मालीवाल को लोग इस तरीके से भी तो देख रहे हैं कि जिसको पार्टी ने जमीन से उठाकर आसमान में बिठाया और उसने पार्टी के साथ गद्दारी की, ये भी तो लोग देखते हैं। अरे भाई, भी किसी तो एक कमरे के वो भी तो भीतर देखिए। जानवरों की तरह पीट दोगे। मारपीट का वो आरोप लगा रही हैं, और आप उसको पार्टी की गद्दारी कह रहे हैं। कोई नहीं लगाया आप। अरे तो भाई, आप तो जांच ये कराते कहेंगे ना। कि वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बन गई। अरे आप और जांच दरअसल कराते ना। ये आपने उनके इंसाफ के लिए क्या किया? मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। हमने उसको कभी seriously- नहीं 2 आप सबने सेकंड। देखिए, निर्भया हमने कभी उसको निर्भया seriously कांड के वक्त अरविंद केजरीवाल खुद धरने पर बैठे थे ना, तो स्वाति मालीवाल के लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। पार्टी में उसका आप सुनिए, उस स्वाति मालीवाल का कोई वजूद नहीं है पार्टी में, उनको ठीक कर राज्यसभा में भेज दिया, लोग देख रहे हैं। बिना वजूद के तो नहीं आज भेजा होगा लड़वा राधेश्याम दो भाई। चुनाव, लड़वा दो, ठीक है। का ही चुनाव लड़वा दो अगर वो जीत जाए तो। ठीक है, ठीक है। मेरा सवाल अब राय सिंह गुदारा जी आपसे है। राय सिंह गुदारा जी, मैं आपसे भी इस बात को समझना चाहता हूं। हर तरह के वोट्स बटे हैं, लो इनकम कैटेगरी वाले लोगों के भी बटे हैं, हाई इनकम कैटेगरी वालों के भी बटे हैं, मुस्लिम वोट्स भी बटे हैं, और मुस्लिम वोट्स कम से कम 10 से 12% बीजेपी को नहीं जाते तो इस तरह का रिजल्ट आ नहीं सकता। ये उन इलाकों में भी जहां प्रियंका गांधी डोर टू डोर गई, उन मुस्लिम इलाकों में जहां वो डोर टू डोर गई हैं, तो आप उसमें कैप्चर क्या करेंगे? स्वप्निल, मैं आपको देखिए, ये सारी चीज़ें समझने से पहले कुछ फंडामेंटल बातें आपको समझनी पड़ेगी। चाहे हरियाणा चुनाव से लेकर के अपन देखेंगे, चाहे हरियाणा का रिजल्ट हो, चाहे पिछले दिनों महाराष्ट्र का रिजल्ट आया, चाहे अब दिल्ली का रिजल्ट आया, इन तीनों में कोई न कोई इंटरकनेक्शन है। आपको ये समझना पड़ेगा। कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और उनके साथ के जो दल थे हमारे महाराष्ट्र के अंदर, जो सहयोगी दल थे, तीनों नेताओं ने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने जो क्वेश्चन उठाया भारत के जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके ऊपर, उन्होंने कहा कि 5 साल के अंदर, पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर के और इस लोकसभा चुनाव के दौरान के अंदर 5 साल में 32 लाख वोटों का इजाफा हुआ।
और 2025 का लोकसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव और 2024 का विधानसभा चुनाव वहां का महाराष्ट्र का, जिसमें 5 महीने का अंतराल था, उसी इतने कम समय के अंदर एक तरफ तो 5 साल में 32 लाख होते हैं और एक 5 महीने में 39 लाख वोट का इजाफा होता है। उसके बाद में जब रिजल्ट आया सामने, और सबसे बड़ी बात देखिए, अडल्ट वोट्स जो है वहां पर, अडल्ट पॉपुलेशन जो वहां पर है वो 9,54,00,000 है, जबकि इलेक्ट्रोल जो है, आप अभी भी इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा स्वप्निल, पहले मेरी बात आपका पॉइंट क्लियर है, मैं समझ रहा हूं। दीजिए, उसके बाद में आपको सवाल पूछिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो अडल्ट वहां पे लोग हैं, हाँ। वयस्क लोग हैं, वो पॉपुलेशन है 9,54,00,000 और वहां पर जो वोट है वो 9,70,00,000। तो मुझे आप ये बताइए कि जो अडल्ट आदमी नहीं है, जो वयस्क नहीं है, उसका वोट कैसे बन सकता है? सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन। ठीक है, अब एक पॉइंट सुनिए, अब एक पॉइंट सुनिए, अब एक पॉइंट सुनिए, अब एक पॉइंट सुनिए, एक पॉइंट सुनिए, नहीं 2 मिनट। एक एडल्ट है, एक एडल्ट है, रायसिंह जी, आपकी बात हम समझ गए, दर्शक भी समझ गए, सुनिए तो सही। बात सुनिएगा, मैं एक छोटा सा पॉइंट है, 39 लाख वोट जो जोड़े गए हमारे लोकसभा चुनाव में, हमारे जो साथ दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब। आयोग ने बार बार हर एक मौके पर जवाब दिया है। मैं बताता हूं आपको। नहीं, आयोग ने हर मौके पर जवाब दिया है रायसिंह गोदारा जी। लेकिन अब एक सिंपल सा सवाल है, नहीं, अभी नहीं है, कमीशन के चयन अभी नहीं है, पहले प्रधानमंत्री, अभी नहीं है, आप इंट्रोस्पेक्ट अभी भी नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अब रायसिंह गोदारा जी, उमर अब्दुल्ला एक युवा नेता है, उनको तो आप एडल्ट मानेंगे ना? नहीं, आज मेरा वक्तव्य पूरा करने दीजिए मिस्टर। अरे सुनिए तो सही रायसिंह जी, सवाल भी तो चेंज होगा ना। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि आपसे गलती हो गई, साथ मत चलो, उसका क्या? सर्वोच्च न्यायालय के जो जज है वो उसके कमेटी में शामिल थे, उनको वहां से बाहर निकाल करके चयन प्रक्रिया को बदल दिया गया। अरे और एक और इतिहास में चले गए, आप और इतिहास में चले गए, पहले क्या होता है और इतिहास में मैं आ रहा हूं बस। नहीं 2 मिनट, नहीं रायसिंह जी प्लीज शॉर्ट में जवाब दीजिए, नहीं प्लीज शॉर्ट में जवाब दीजिए। अब सीधा सा सवाल है, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि नहीं सुनिए ना, सुनिए, अरे सुनिए ना, चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। चुनाव के अंदर अंतर देखिए, रायसिंह जी दिल्ली की बात करते हैं, प्रवेश वर्मा जी के घर पे 3 वोट थे, अभी 32 वोट हो गए हैं। रायसिंह जी, कमलेश पासवान जी जो सुनिए तो सही रायसिंह जी, 3 वोट थे, रायसिंह जी 27 वोट है। ठीक है, इसलिए ये आम आदमी पार्टी शिकायत नहीं करे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि आप दोनों का साथ नहीं चलने का खामियाजा भुगतना पड़ा, आप उससे सहमत हैं या नहीं है? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं उनकी बात से। ठीक है, महिपाल, अब क्या? रायसिंह जी, मैं तो रायसिंह जी की बड़ी इज्जत करता हूं। आप कह रहे हैं कि कोई कनेक्शन तो है, तो हम तो स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहे हैं हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन है हिंदुस्तान की और दिल्ली की जनता के साथ, दिल का रिश्ता है और जनता का भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है और उसी का परिणाम है। महिपाल भाई 2 मिनट चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली के नतीजे मैं नहीं कह रहा हूं, कल सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा, सवाल खड़े करने वाले, सुनिए तो सही, कल सीएम भजन लाल शर्मा ने एक चीज कही है तो सारी चीजें कि आप देखने के लिए चश्मा लगा सकते हैं लेकिन दृष्टि कहां से लाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीएम भजन लाल कह रहे हैं। अब मैं ये सवाल ये क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री मोदी स्पीच दे रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तो यही गठबंधन थी, वही कांग्रेस जिसने अपना वोट परसेंटेज बढ़ा लिया है, सीट भले ही नहीं है लेकिन वही कांग्रेस जिसने अपना वोट परसेंटेज बढ़ा लिया है। क्या ये बात आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता? कांग्रेस पार्टी ऐसे ही 1.5% जो है वो हर 5 साल के चुनाव में बढ़ाते रहे, ताकि आने वाले जीतने वाली पार्टी को वोट मिला है लगभग, फिर क्या होगा स्वप्निल जी कि अभी कांग्रेस पार्टी को वोट मिला है लगभग 6%। हम ये चाहते हैं कि हर चुनाव में 5 साल बाद आप ऐसे ही वोट बढ़ाते रहे, ताकि 100-150 साल बाद आपका नंबर कभी लगेगा। आपको राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं। मैं ये ऐसा कह रहा हूँ, रायसिंह जी आपके बीच में उन्होंने तो नहीं बोला था ना। इतना अक्सर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी इतनी उत्साहित आज क्यों है, जिसकी जमानत जब्त हो गई, 1 सीट आई नहीं है और आरोप लगा रहे हो आप इतने बड़े बड़े कि प्रवेश वर्मा जी के वोट 3 से 32 कैसे हो गए? 2 सेकंड, नहीं 2 सेकंड। प्रवेश वर्मा पे वो सवाल नहीं उठेंगे, लेकिन प्रवेश वर्मा पर वो एनवेलप देने वाले सवाल तो उठ सकते हैं ना। जाके काम करना पड़ेगा, जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा। शीला मॉडल की बात करते हो, पर आपने दिल्ली में भी काम नहीं किया, जिसके मॉडल है वोट के माध्यम से देखने को मिले हैं सर। मॉडल है, लेकिन मैं फिर भी इन द एंड में ये कहना चाहता हूं कि ये जो फिल्मी डायलॉग है ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मोटे तौर पर आज कांग्रेस पर काफी हद तक फिट हो सकता है, लेकिन एकलव्य एक क्लोजिंग, अरे हार कर जीतने वाले के लिए कह रहा हूं भाई, एकलव्य इंटरेस्टिंगली इन नतीजों पर नजर इसलिए भी थी क्योंकि अभी आने वाले समय में बिहार भी आना है। अब दिल्ली बीजेपी शासित राज्यों से धीरे धीरे पूरी तरह से लगभग घिर चुकी है, और दिल्ली में भी अब बीजेपी है और सेंटर में तो है ही है। नेक्स्ट क्राइटेरिया बिहारी जाएगा। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चिंतित करती है वो ये चिंतित करती है कि अब हर राजनीतिक दल धीरे धीरे ये जो फ्री वाली जो चीज है ना, उसको जीत की गारंटी मानने लगेगा।
देखिए मैं आपको बताऊं स्वप्निल जी, एक जब कोई सामने से क्रिया होती है ना, तो राजनीति में अगर उस पर प्रतिक्रिया नहीं होगी तो आपको चुनावी सक्सेस नहीं मिल पाएगी, सकता। हाँ। बट ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज जो हमने परिणाम देखा है ना, उसका जो मेन कारण है वो डबल स्टैंडर्ड्स की पराकाष्ठा है। जो आदमी ये कह के आया था कि जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आ रहा था तो वो क्या कहता था कि भाई मेरी नानी कहती है कि राम मंदिर क्या बनाने की जरूरत है, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ। जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन के खड़ा हो गया और उसने देश में सनातन का मतलब गौरव देखा, तो बोलने लगा इस विश्व में सबसे बड़ा हनुमान भक्त मैं ही हूं। उसके बाद वैगन आर की जो आदमी बात करता था, वो 2 करोड़ की लैंड क्रूजर में घूमता है, 4 कमरे के घर में रहने वाला आदमी आज शीश महल बना के बैठ गया। मोदी जी की डिग्री पे जो आदमी सवाल उठाता था, उसने जो एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जो आज हार गया, वो खुद 12th पास है। एमसीडी के इलेक्शंस कहता था कि हमारे पास एमसीडी नहीं है तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज एमसीडी मिलने के 2 साल हो गए, क्या किया उसने? पॉल्यूशन के लिए रोते रहता था कि ये पंजाब में जो पराली जलती है उसकी वजह से होता है। आज वहां पे उनकी सरकार बनी तो कहते हैं हरियाणा से पॉल्यूशन हो रहा है। एक शब्द में बताइएगा, उसके बाद मैं इस डिबेट को क्लोज करूंगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, हमने जिस सवाल से शुरुआत की थी वही सवाल है, आप अभी भी इतनी डिबेट के बाद भी इसे लैंडस्लाइड विक्ट्री कहेंगे बीजेपी के लिए? देखिए मैं कहूंगा कि मेरे ख्याल से एक पार्ट तो इसका डेफिनेटली ये है कि मोदी जी जैसी कार्यशैली वाला प्रधानमंत्री भी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद 300 से 240 पे आ जाता है। ये तो अरविंद केजरीवाल है। ठीक है। और इसीलिए स्मार्टली अगर अरविंद केजरीवाल इसे मोदी वर्सेस केजरीवाल नहीं बनाते तो हो सकता है कि शायद सिनेरियो कुछ और भी बनता। लेकिन मोदी वर्सेस किसी भी चेहरे का जब भी सिनेरियो बनता है तो इसीलिए उसमें वो जो आपका सीएम कैंडिडेट वाला क्वेश्चन था ना, सीएम कैंडिडेट वाला, अगर आप ये चेक बॉक्सेस टिक करना शुरू करोगे तो प्रवेश वर्मा से अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता। चाहे आप यूथ फेस ले लो, नहीं आप तो बस घुमा फिरा के आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।